हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 6 की पॉलिटी के एनसीईआरटी कर रहे थे और हमने 5 चैप्टर देख लिए थे। आज हमें 6th चैप्टर देखना है जहाँ पे हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। देखिए, हमने कल ना रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझा था। विलेज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करती है। पटवारी यानी कि लेखपाल जो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और उनके ऊपर होते हैं तहसीलदार जो कि तहसील में बैठते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना तहसीलदार, ये पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं। तहसील में हमने देखा था कैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे लैंड डिस्प्यूट हो गया, उसको सुना भी जाता है। ऐसे ही अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की भी मशीनरी होती है, बट डिफरेंस क्या होता है आज इसी चैप्टर में हम बहुत अच्छे से उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए, सिटीज़ यानी कि शहर विलेज से काफ़ी बड़े होते हैं। सिटीज़ में क्राउड भी बहुत होता है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ पे। तो ये सब मैनेज कैसे होता होगा? देखिए, इसका ना वही प्रोसेस है जैसे हमने विलेज में देखा था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। सिटीज़ को मैनेज करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखिए, अगर सिटी बड़ी है यानी कि सिटी बड़ी है, जैसे कि आपकी होगी दिल्ली, पुणे, मुंबई, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। अगर सिटीज़ छोटी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका म्युनिसिपल काउंसिल। इनको म्युनिसिपैलिटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ना पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दिया जाता है। मान लो अगर महानगर पालिका है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ऊपर है, किसी सिटी की अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो हम क्या बोल देंगे? उसको नगर पालिका। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो हम क्या बोल देंगे? इसको नगर पंचायत। समझ में आया? तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या कर देते हैं? डिवीज़न कर देते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है, जो सिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, सिटीज़ हो गई, आपके टाउन्स हो गए, तो वो कौन करता होगा मैनेज? उसको मैनेज करते हैं मेयर। अभी हम हायरार्की समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऊपर कौन होता है और मैनेजमेंट होता कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है वो वर्क कैसे करती है। जैसे हमने विलेज में देखा था कि मान लीजिए एक विलेज है, उनको छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता था। यहाँ पे हम क्या इलेक्ट करते थे? हम पंच को इलेक्ट करते थे, और ये सारे पंच मिलकर और प्लस सरपंच मिलकर क्या बनाते थे? पंचायत बनाते थे। ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। ठीक है, सेक्रेटरी भी होते थे। ठीक है, ये मिलकर ही पंचायत बनाते थे। तो सेम प्रोसेस आप अब सिटी का मानिएगा। मान लीजिए ये सिटी है आपकी, इनको भी हम छोटे छोटे वार्ड्स में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक वार्ड से क्या इलेक्ट करेंगे? वार्ड काउंसलर्स। ठीक है, मान लीजिए, फिर से समझाती हूँ, ये हो गया आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एक सिटी हो गई। इसको भी हमने छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, और इनमें से कौन इलेक्ट होके आते हैं? वार्ड काउंसलर्स। जैसे यहाँ पे पंच होते थे ना, ऐसे ही वार्ड काउंसलर्स यहाँ पे इलेक्ट होंगे। अब अलग अलग वार्ड से क्या इलेक्ट होंगे? वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे ना, सारे काउंसलर्स मिलके एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, कमिटीज़ बनाएंगे जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कैसे हो गए? जैसे बस स्टैंड को अगर इम्प्रूव करना है, गार्बेज की सफाई होनी है, ड्रेनेज क्लीन होना है, स्ट्रीट लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई, जितने भी सिटीज़ के प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व करेगा? यहाँ पे डिसीजन
लिए जाएंगे कमिटीज़ में। किसके द्वारा लिए जाएंगे? वार्ड काउंसलर्स के द्वारा लिए जाएंगे। फिर ये जो होते हैं ना कमिटीज़, इनके अपने ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, आपका गार्बेज डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। हमको ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं ये हम इलेक्ट करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आई, अगर मैंने विलेज में समझाया था, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए ये वार्ड पे हम बिलोंग करते हैं और मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है, तो इस वार्ड का जो पंच होगा हम उसके पास जाएंगे ना अपनी प्रॉब्लम लेके। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अगर मैं इस वार्ड से बिलोंग करती हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अपने वार्ड काउंसलर के पास जाऊँगी। और ये वार्ड काउंसलर क्या करेगा? अगर इसके हाथ में है तो वो हमें क्या करेगा? लोकल जो भी अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई तार है, वो लटका पड़ा है, काफ़ी ख़तरनाक है और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कहाँ गई? वार्ड काउंसलर के पास गई। तो वो हमारा कांटेक्ट किससे करवा देगा? लोकल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से करवा देगा। तो जो भी हमें प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डिसीजन अकेले वार्ड काउंसलर नहीं ले सकता, तो हमारी बात आगे कैसे पहुँचेगी? ये जो वार्ड काउंसलर है ना, ये कमेटी पे या फिर मान लीजिए पूरी काउंसिल के आगे ये बात को रखेगा हमारी। समझ में आ रहा है? चलो, ये तो समझ में आ गया कि हाँ, ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं ये, और ये कमेटी हो गई या जो भी पूरी काउंसिल हो गई, ये क्या करती है? ये आपका डिसाइड करती है, मतलब ये डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गई। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता होगा? देखिए, इम्प्लीमेंट के लिए ना ये लोग अपॉइंट करते हैं। किसको? अपॉइंटमेंट होता है कमिश्नर्स का प्लस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का। इतना समझ में आया? हमने किसको इलेक्ट किया? वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया। वार्ड काउंसलर्स ने आपस में क्या बना ली? काउंसिल बना ली, और या फिर बोलेंगे हम कमिटीज़ बना ली। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन हुआ। डिसीजन हो तो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेंगे ये ही लोग ना, अपॉइंट कर देंगे कमिश्नर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को। ये लोग फिर जाके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इनका फंक्शन क्लियर हो गया आपको कि हाँ, कमिश्नर का और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का फंक्शन क्या है? सिंपल है, जो भी डिसीजन हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट्स उनको बोले गए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ऐसे ही वार्ड काउंसलर्स का क्या फंक्शन हो गया? ये लोग सारे मिलके क्या करते हैं? बजट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, मनी कहाँ कहाँ स्पेंड होना है ये सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी डिमांड आ रही है वार्ड की, तो वार्ड काउंसलर्स क्या करेंगे? अपनी काउंसिल के आगे ये ही वो डिमांड रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये फंक्शंस हो गए आपके वार्ड काउंसलर के। सेम आप समझ लीजिए विलेज की जैसे हमने फंक्शनिंग देखी थी ना, ऐसे ही फंक्शनिंग है, बस यहाँ पे ना थोड़े से नाम बदल दिए गए हैं। वहाँ पे पंच है, यहाँ पे वार्ड काउंसलर्स हैं, फिर ये अपॉइंट करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम है। आइए अब एनसीईआरटी का थोड़ा सा देख लेते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, जो हमने बात करी, एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर। जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं ना, सब ग्रुप बना लेते और कमिटीज़ बना लेते, जिसकी वजह जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं और डिबेट भी करते हैं इश्यूज़ को लेके। कौन कौन से इश्यूज़ हो गए? जैसे हमने बात करी थी, अगर कुछ गार्बेज का इशू हो गया है, क्राउडेड हो रहा है, कहीं ड्रेनेज का इशू हो रहा है, वाटर का इशू हो रहा है, ये सारे इश्यूज़ कौन डिसाइड करेंगे? ये सारे मिल के डिसाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, while the councillors committees and the councillors decide on the issue, the commissioners and the administrative staff implement this। ये हमने बात करे थे, इनको अपॉइंट किया जाता है और ये implementing bodies होती हैं। the commissioner and the administrative staff are appointed, councillors are elected, जो कि मैंने अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिया था। All of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this। ये भी हम फंक्शन देख चुके थे कि वार्ड काउंसलर का फंक्शन क्या होता है। ये मिलकर बजट बनाते हैं और मनी कहाँ कहाँ स्पेंड होना है ये सब भी डिसाइड करते हैं।
The ward councillors try and ensure that the particular demands of the wards are placed before the entire council. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे और मैं इस वार्ड से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मैं किसके पास जाऊँगी? वार्ड काउंसलर के पास जाऊँगी. जो ये वार्ड काउंसलर है वो क्या करेगा? वो पूरी काउंसिल के आगे हमारी एक डिमांड को रखेगा. These decisions are then implemented by the administrative staff, जो कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं. The work in the city is divided into different departments, जो कि मैंने अभी बताया था. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, आपका गार्बेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया. तो ये जितने भी सिटी है ये आपकी डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं. तभी तो ईजी फंक्शनिंग होगी. जितनी ज़्यादा आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे ना, उतना ही बढ़िया फंक्शनिंग करेगा ये सारी चीज़ें. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है इसके पास पैसा कहाँ से आता होगा? जब हम बात करते हैं मनी की, तो ये मनी आता कहाँ से होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, टैक्स. टैक्स क्या होता है? ये पैसा होता है जो कि लोग पे करते हैं, जो सरकार इनको सर्विसेज देगी. ठीक है, तो जो लोग पे करेंगे अपनी सर्विसेज लेने की सरकार से, वो उसी को हम क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे. तो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आप हाउस टैक्स होता है ना, जितना बड़ा घर उतने ज़्यादा टैक्स. आपका जो भी वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारे टैक्सेस मिलके क्या करेंगे? इनका बजट बनाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का. इनफैक्ट जो इतनी भी दुकानें होती हैं, होटल्स होते हैं, सब का पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं के पास जाता है. मूवी की टिकट्स भी आप देखते होंगे, सब का पैसा यहाँ जाता है. लेकिन आपको पता है, पैसा बचाने के चक्कर में ना, ये जो कमिश्नर्स होते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं, ये कमिश्नर्स क्या करते हैं? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं. जहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ना कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं गार्बेज को. एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए पहले एक एरिया था, यहाँ का जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता था, गवर्नमेंट वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे और पूरा गार्बेज उठाते थे. लेकिन क्या हुआ ना, अलग अलग वर्कर्स को जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो सेट होती थी कमिश्नर्स के द्वारा. पैसा हर किसी को मिलता था क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट है. लेकिन अब क्या किया इन लोगों ने, कमिश्नर ने ना एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया, यानी कि इसका क्या कर दिया? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी. सरकार ने इनको बोला कि भैया तुम जाके गार्बेज उठवाओ, इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, इन्होंने वर्कर्स को हायर किया था. लेकिन इनको लगा यार यहाँ तो पैसा वेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया. अब प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही जो कम दाम पे काम करने वाले जो वर्कर्स होंगे ना, उनको हायर कर लेंगे. और टेम्प्रेरी रहेंगे ये भी. ये जो वर्कर्स रहेंगे ना, ये भी बेचारे टेम्प्रेरी उस पर काम करेंगे. ठीक है, इनके जो कमीशन है या जो भी इनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो बहुत कम होगी. प्लस जो सेफ्टी मेजर्स है ये भी इसको कंप्लाई नहीं करेंगे. अगर सरकारी वर्कर्स होते तो सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अपना प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमम रखेगा तो बांटेगा कम. ठीक है, तो जब प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमम रखेगा, बांटेगा कम, तो ऑब्वियस ही बात है वर्कर्स को भी कम मिलेगा. और यहाँ पे कमिश्नर के पास जो पैसा है वो भी बच जाएगा. और वो किसकी पॉकेट में जाएगा? इन्हीं की पॉकेट में जाएगा. समझ में आया क्या क्या ड्रॉबैक्स चलते हैं? इसीलिए तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी सिटी साफ़ ही नहीं होती हैं. क्यों? कम पैसा मिलेगा वर्कर्स को तो पूरे मन से काम ही नहीं करेंगे वो लोग. तो पूरी मशीनरी तो फुल सेटअप है, लेकिन पूरी जुगाड़ कर ली जाती है कि कैसा पैसे को बचाया जाए. ये हमने बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझा. इनफैक्ट पूरा स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जैसे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमने समझी थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, है ना. और अगर मैंने कल ही बताया था कि डिस्ट्रिक्ट को हम ब्लॉक्स यानी कि तहसील में डिवाइड करते हैं, फिर उनके नीचे आते ग्राम पंचायत. ऐसे ही अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटीज़ की, बड़ी सिटी होगी तो क्या होगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, यानी कि महानगर पालिका. और अगर छोटी सिटी होगी तो क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, यानी कि नगर पालिका. और अगर उससे भी छोटी होगी तो क्या होगा? नगर पंचायत होगा. ये जितनी भी चीज़ें हैं
जितना भी ये सब डिवीज़न है किस में डिवाइडेड होंगी, ये होंगी वार्ड्स में डिवाइडेड। यहाँ पे कौन को किसको इलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये लोग आपस में क्या बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे या फिर कमिटीज़ बनाएंगे जिनकी अपनी ही अपनी क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कमिश्नर्स करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा। इतना पूरा प्रोसेस समझ में आया। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा हो और बिल्कुल क्लियर चलना, क्योंकि ठीक है एग्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन आप जिस समाज में रह रहे हो अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही नहीं समझोगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हर कोई आज वोट देने जाता है लेकिन पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है, हमारे यहाँ का मेयर कौन है। जब हमको ये ही नहीं पता होगा तो फिर किस बात के हम सिटीज़न हैं। समझ में आया। अब चलिए थोड़े फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता था कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या लेके आया था, ये विलेज पंचायत लेके आया था 73rd, और 74th क्या लेके आया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ लेके आया था। 1992 में हुआ था। 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने 12th शेड्यूल लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 18 आइटम्स हैं। अच्छा, आपका होमवर्क ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट कौन सा शेड्यूल लेके आया था प्लस उसमें कितने आइटम्स हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट मैंने पहले भी लिखवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कहाँ सेट हुई थी? फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो सेट हुई थी इंडिया में वो सबसे पहले हुई थी मद्रास में। कब हुई थी? 1687 और 88 में। देखिए कितना पुराना है। ये फैक्ट्स ज़रूरी हैं यूपीएससी के लिए भी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। ये है, पहला स्टेटमेंट है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पटवारी इज़ टू मेजर लैंड एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स। आज भी हमने डिस्कस किया कि पटवारी यानी कि लेखपाल का काम क्या होता है कि रिकॉर्ड रखना, मेजर करना लैंड को और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी के अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेखपाल, कनुंगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल विलेज। नहीं, एक पटवारी के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Second question is, the Tehsildar's office is responsible for hearing land disputes and ensuring proper maintenance of land records and revenue collection. मैंने कल आपको तहसील और ब्लॉक में डिफरेंस भी बताया था। मैंने क्या बताया था कि तहसील का काम क्या है, रेवेन्यू को देखना। ठीक है, और ब्लॉक का काम क्या है, डेवलपमेंट प्लानिंग करना। जो भी अथॉरिटी और पावर होती है ना, ये किसके पास होती है, ब्लॉक के पास होती है। ठीक है, तहसील क्या करता है, लैंड डिस्प्यूट्स और थोड़े बहुत और भी डिस्प्यूट्स हैं वो इनको सुनता है। ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम किसका होता है, तहसील का होता है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स लाइक तहसीलदार। ऑब्वियसली कल मैंने जब हायरार्की बताई थी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है, ब्लॉक्स आते हैं, और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आप बैठेंगे जब एग्ज़ाम निकल जाएगा ना एज अ डीसी, तो आपके अंडर ये कौन होंगे, तहसीलदार्स आपके अंडर होंगे। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है। इनफैक्ट एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने ना पास्ट ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस कुछ लेके आई थी। हाँ, ये रहे। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करी थी। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये फेडरलिज्म एक्सप्लेन करता है? नहीं, तो मतलब करता तो है, लेकिन बेस्ट एक्सप्लेन क्या करेगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। बी क्या हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन,
यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो सरकार है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए नेशनल गवर्नमेंट है, पूरी पावर ये ही रखती और आगे स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर नहीं होती, और स्टेट गवर्नमेंट्स मान लो पूरी पावर रखती और आगे लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं देती, तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर पावर दी जा रही है, नीचे लेवल पे ट्रिंकल हो रही है, मतलब ट्रिकल हो रही है, नीचे दी जा रही है पावर, लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दी जा रही है, तो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन है। समझ में आया? तो आंसर क्या हुआ, बी। ये बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। अच्छा आप बताइए, ग्राम सभा में क्या होता है, यही होता है ना, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी कोई बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है या कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, हम कैसे अकाउंटेबल सेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया आपका। तो अब आप ऐसे भी सॉल्व किया करो, एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट 2 गलत है, तो जहाँ जहाँ स्टेटमेंट 2 है उसको गलत मान लो। आंसर आपका क्या आ गया, 1 और 3। लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे आगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देख रहे हो कैसे यूपीएससी अपने ऑप्शंस को, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पास्ट ईयर के ज़रूर सॉल्व करो और हर एक ऑप्शन को समझ लेना कि ये कह क्या रहा है। हो सकता है अगली बारी यही क्वेश्चन बन के आ जाए। अभी आपके सामने ही मैंने पिछला क्वेश्चन देखा था जहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आंसर था। यहाँ पे अब जो नया क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे यूपीएससी ने अपने आप को रिपीट किया है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं, ये इंश्योर नहीं करता है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, सी। आज के क्वेश्चंस हैं, ये लिख लीजिए जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन अ सिटी आर इलेक्टेड। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ज़रूर आंसर दीजिएगा। दूसरा है वार्ड काउंसलर्स प्ले अ रोल इन मेकिंग बजटरी डिसीजंस फॉर द सिटी। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन अ सिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेकिंग बजटरी डिसीजंस, implementing decisions made by councillors, representing the demands of the wards, appointing departments heads। ठीक है, अब ये बताइएगा, चलो इसका सही आंसर आप निकाल भी लोगे, लेकिन बाकी ऑप्शंस को ना ऐसे छोड़ मत देना, बाकी ऑप्शंस के भी आंसर निकालना कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे ही आप ये वाली जो टेंडेंसी है ना डेवलप कर पाओगे। फिर पास्ट ईयर पेपर्स को आप जब एनालाइज करोगे तो आप देखना कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क इन अ सिटी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम सिटी के वर्क को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, आपका गार्बेज डिपार्टमेंट हो गया। तो इसका पर्पस क्या है, टू एलोकेट फंड्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टू इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सिटी अफेयर्स, टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टू ओवरसी द वर्क ऑफ वार्ड काउंसलर्स। आंसर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव ख़त्म हो गया है, मतलब ये वाली जो यूनिट है आपकी लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका ख़त्म हो गया है। और मैं कोशिश करूँगी कि एक ही लेक्चर में ये रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड दोनों ही कवर कर दूँ। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।